नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज कई महान विभूतियों ने जन्म लिया। हम बात करेंगे उनके बारे में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से, जो एक समाज सेवी हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, आज मैडम भीकाजी कामा, उनका 163वीं जयंती है। उन्होंने पहली बार भारत का परचम विदेशी हुकूमत के खिलाफ फहराया और झंडा फहराया। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनकी स्वतंत्रता में जो उनका आंदोलन में जो हिस्सा था, जो भाग था, वो किस तरह से सक्रिय रही? भारत के हम सभी भाई बहनों को ऐसे पात्रों से, ऐसे चरित्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैडम भीकाजी कामा एक पारसी परिवार में जन्म, जो माइनॉरिटी में भी अति माइनॉरिटी है, सूक्ष्म, परंतु उन्होंने भारत के इस तिरंगे की रचना का प्रारूप लगभग तैयार किया। विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए अच्छे खासे परिवार से होकर स्वतंत्रता के सेनानी जितने थे उन सबको, चाहे वीर सावरकर हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, जो भी विदेशों में गए उनकी सहायता की, और न केवल सहायता की, सक्रिय भाग लिया। तो उनकी इस आज के जन्मदिन पर हमें उनका स्मरण भी कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हम भारत के लोग ऐसे महान विभूतियों से कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब दिन कोई अच्छा होता है तो उस दिन कई कई लोग भी जन्म लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे जो आडंबर थे उनको दूर करने में बहुत महती भूमिका निभाई बंगाल में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मेरे आदर्श पुरुष रहे हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे, माता पिता की जल्दी देहांत हो गया तो लगभग अनाथ, परंतु वो दीनदयाल जैसा नाम था, बचपन का वो दीना, वाकई लोगों को दीनता दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए स्वयं को कैसा उन्होंने ढाला। रेलवे स्टेशनों पर उनके मामा नौकरी करते, उनके साथ साथ ही ट्रांसफ़र होते थे, परंतु अपने जीवन को उन्होंने ऐसा एक आदर्श जीवन बनाया। बिट्स पिलानी में पढ़े, स्कॉलरशिप पर पढ़े, और धीरे धीरे अच्छी खासी नौकरी, उस टाइम की प्रथम श्रेणी की नौकरी के लिए सबके आग्रह पर इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुए। इंटरव्यू लेटर और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर लेके आके फाड़ दिया कि नहीं, मैंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर चुका हूँ। तो ऐसे महान विभूति बहुत छोटी आयु में हमारे बीच से चले गए, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस पाठशाला में पढ़कर, उन लोगों के साथ रहकर, जिनमें से प्रमुख रूप से भाऊराव देवरस थे, जो उत्तर प्रदेश में संघ का काम करने गए थे, रज्जू भैया जी थे, अटल जी के साथ उन्होंने सहकर्मी के साथ नाते, सीनियर के नाते काम किया, और 1916 में जन्म लेकर 1968 में बहुत ही ऐसी परिस्थिति जो आज तक भी मिस्टीरियस हैं, खोज नहीं पाए कि उनका मर्डर हुआ। मुगल सराय, जिसका नाम आजकल उन्हीं के नाम पर है, वहाँ पर वो लावारिस लाश के तौर पर मिले। प्रवास करते थे, उत्तर प्रदेश से पटना जा रहे थे, पटना नहीं पहुँचे तो टेलीफोन वगैरह उन दिनों जैसी व्यवस्था हुई, और जाके देखा तो मुगल सराय के यार्ड में थे। पर क्या क्या करके चले गए। एक छोटे जीवन में बिना साधनों के, लगभग अनाथ, फिर पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई के साथ साथ संघ में काम किया। संघ के अंदर 5 जने के संपादक के रूप में अघोषित थे। लेखन की आवश्यकता पड़ी, लेखन का काम किया। चाणक्य के ऊपर बहुत विस्तृत अध्ययन किया, और धीरे धीरे नाटक भी लिखे, परंतु अपना नाम, बिना नाम लिखे हुए बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी। जब ये आवश्यकता हुई, जनसंघ में उनको भेजा गया कि जनसंघ का आर्थिक सोच क्या है,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के सहयोग से जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी देहांत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, मात्र 52 साल की उम्र जैसे उनकी थी लगभग उतनी ही उनकी रही। इतने ही उम्र डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की रही। अच्छे लोग जल्दी चले गए, ये भारत माँ का मैं ऐसा दुर्भाग्य ही समझूंगा कि वो जल्दी क्यों गए, परंतु बहुत कुछ करके गए। जनसंघ का शैशव काल में उसको संभालना, उसको पालना। दीनदयाल शोध संस्थान बने हुए हैं कि उन पर शोध किया जाए, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी। लेकिन हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से, भीखाजी कामा के बारे में। उनका जो योगदान रहा है वो बहुत समृद्ध परिवार से थी, जैसे आपने कहा, लेकिन वो समाज की सेवा, उनमें प्लेग वगैरह हुआ था तो उन समाज में सेवा, और वो भारत से ज़्यादा भारत से बाहर भारत की जो स्वतंत्रता की जो आग है उसको जलाने का काम किया। उनके बारे में थोड़ा बताइए। उनके बारे में ये भी दुर्भाग्य है कि उनके बारे में, क्योंकि इस देश का बड़ा अजीब समाज है मेरा, कि उनको फॉलोअर कौन, पारसी समाज तो संपन्न परिवार हैं, टाटा, गॉडरेज या पालकी वाला जैसे लोग, तो फॉलोअर कौन होंगे ऐसे लोगों जो बहुत समझदार हों। वो जाति के कारण उनके फॉलोअर नहीं बने। और उनके बारे में, क्योंकि इस देश में तो एक ही परिवार का महिमा मंडन हुआ, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। तो मेरे जैसे लोग भी जो राष्ट्रीय विचारों में रहे, उनके बारे में इतना ही जानकारी हैं जितनी एक साधारण व्यक्ति को होनी चाहिए। ये भी एक दुर्भाग्य है कि उनके बारे में विस्तृत अध्ययन हो, कौन करेगा, जब सरकारों को तो ये अनुकूल नहीं थे। उनके घर वालों ने भी शादी ऐसे परिवार से कर दी जो ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में थे, उनसे उनका मतभेद था, उसके बाद भी स्वतंत्रता के कामों में वो लगी रही। इसीलिए आज उनकी मेमोरी में इतना भद कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर का नाम भीखाजी कामा पैलेस करके हमने अपनी इतिश्री कर ली। उसके बारे में विस्तृत इतिहास वहीं पर ही बड़े बड़े बोर्डों पर लगा देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये लोग बड़े लोग थे, इन्होंने देश में अपनी भावना से काम किया, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो किया नहीं। ना उनको भारत रत्न चाहिए थे, ना कोई उनको तगमा चाहिए था, देश के लिए। और फिर ईरान और पारस से आए हुए परिवार कितने कमिटेड भारत के लिए रहे, उसको एक नाम नहीं सैकड़ों। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं तो मानिक शाह जैसे लोग, उन्हीं सब कौन थे, इन्होंने इस देश के अंदर साइंस के लिए भाभा साहब प्रोग्रेस कितना किया, एटॉमिक एनर्जी। इसलिए पारसियों को तो मैं सल्यूट करता हूँ, इसलिए कि वो जैसा कहकर आए थे। जब वो आए थे सूरत में तो राजा ने से कहा तुम कैसे रहोगे, उन्होंने कहा कि दूध मंगाओ और एक शक्कर या पताशा मंगाओ, और उसमें डाला कि हम ऐसे रहेंगे, इनसेपरेबल, यहाँ के रहेंगे, बन के रहेंगे, यहाँ की तरह कमिटेड रहे। आज उन कितना बड़ा इतिहास है, 300-400 साल से वो यहाँ हैं, अग्नि पूजक हैं, लगभग सनातनी हैं, परंतु कोई, मैं इसीलिए ये लोग प्रणम्य हैं। परंतु मैं दीनदयाल जी का क्योंकि अध्ययन ज़्यादा इसलिए किया कि मैं उस विचारधारा से उससे निकला। मैं दीनदयाल शोध संस्थान से भी जुड़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास में भी हर साल 2 फंक्शन हम करते रहे, विशेषांक निकाले, और इनका तो पूरा का पूरा वांग्मय, पहली पीएचडी दीनदयाल जी पर करने वाले एसपी सिंह साहब जो आजकल डीन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनको इस बात पर नौकरी नहीं मिलती थी दीनदयाल जी पे पीएचडी की। ये तो हमने कोशिश की और उनको पहली बार अरबिंदो कॉलेज में लगाया। दीनदयाल कॉलेज भी आपने ही, दीनदयाल कॉलेज का भी सौभाग्य मुझे मिला, और उसको आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो श्रेष्ठ कॉलेज हैं उनमें आज 34-35 साल में उसकी गिनती है। क्योंकि इन लोगों से इनकी, आज मैं इसीलिए अभी उसी कॉलेज में, आज उनका स्थापना दिवस भी है कॉलेज का, और मुख्य भाषण के तौर पर मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। दीनदयाल जी से हमने बहुत कुछ सीखा। सादा जीवन, ऊंचे विचार, कुल 2 धोती कुर्ता और बंडी में जीवन गुजारा, एक चश्मा रखते थे, एक थैला रखते थे, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई या मर्डर हुआ उस दिन में उनके पास कुछ नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, परंतु अर्थशास्त्र पर उन्होंने जो नए कॉन्सेप्ट दिए, एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का तो भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में जब लागू किया कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ जरूर मिले। आज उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके मोदी जी ने जो पूरे विश्व में
एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया किन का, गरीब लोगों के लिए। सोच किसकी होगी? जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी में जिया हो। जो लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए उन्होंने गरीबी नहीं देखी। उनको आज भी 55-56 साल की उम्र में ढूंढना पड़ता है कि देश में खेती कैसे होती है, स्कूटर कैसे, वो आज सीखना चाह रहे हैं। उनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने उसको भुगता। 5 साल 6 साल की उम्र में स्टेशनों पर रहकर चाय बेचकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो उन्हें पता है कि मेरी माँ कैसे धुएं में काम करती थी, कैसे उन्होंने कठिनाई झेली। आज इसीलिए 5-5 करोड़ मकान बना के लोगों को दे देना, मकान भी वो जिसमें सभी सुविधाएं हों, शौचालय हों। ये दीनदयाल जी की जो सोच थी, और मुझे सौभाग्य मिला था जिस दिन मोदी जी की घोषणा हुई उस दिन मैं और मोदी जी आधा घंटे अकेले में बैठे थे। वो दुविधा में थे कि घोषणा देरी क्यों हो रही है। तो मैंने जब उनको ये कहा कि आपको सौभाग्य मिलेगा, आप सब कुछ हो के, और 1916 से 2016 इस कालखंड में आएगा, 2014 से 19, तो आप दीनदयाल जी के ऊपर अभी से आज जब आपने भाषण देना है तो देना है। और वही बात सत्य हुई, उन्होंने बोला भी, और उनके कार्यकाल में उनका हमने शताब्दी भी मनाई। और दीनदयाल जी के ऊपर और अधिक शोध होने चाहिए, उनकी फ़िलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 7M के ऊपर एक लेख लिखा था, 7M। 7 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैन, मटेरियल, मैनेजमेंट, ये 7 उन्होंने गिना के फिर अंत में कहा था सबसे इम्पोर्टेंट मैन है। अगर आदमी के केंद्र मान के ही सारी योजनाएं बने, आदमी को रोज़गार मिले, आदमी के रिप्लेसमेंट मशीन नहीं कर सकती। जो आज हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब हमारी मदद के लिए हो सकते हैं। व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, अध्यापक का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कोई भी पढ़ाई का। वो दीनदयाल जी ने उस समय 70-80 साल पहले जो बातें कही थी, उनके ऊपर हम ध्यान दें, उनके ऊपर अधिक रिसर्च हो, और अर्थशास्त्र में जो उनका काम है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो भीखाजी कामा हों, ईश्वरचंद विद्यासागर हों, और चौधरी देवीलाल भी जो एक धरती पुत्र थे, उनका भी आज जन्मदिन है। इसलिए इस देश के अंदर सितंबर का महीने में या हर महीने हर रोज़ कोई ना कोई है। और मैं एक बात आज और कहना चाहूँ, महीना सितंबर का है। लेटिन में, संस्कृत में सितंबर 7वां बनता है, परंतु ये 9वां महीना है। तो जो हमें सिखाने आए थे उनको गिनती तक नहीं आती थी। 7वें को 9वें महीना उन्होंने बना के और दिसंबर में इतिश्री की थी। डेका मीन 10, 9वां मीन्स 9। तो भारत के लोग ये देख लो, हमारी सिखाए हुए लोग हमें सिखाने आए थे, हमें बेवकूफ़ बनाते थे, हमें कहते थे अनपढ़ गंवार है। हम नहीं थे, वो हैं। आज भी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, परंतु बाइबल में इससे उल्टा लिखा है। कुछ लोग आज भी 1400 साल पहले का जीवन जीना चाहते हैं, कुछ लोग 2000 साल पहले का जीवन जीना चाहते हैं। हमारी सतत निरंतर सनातन परंपरा है। उस सनातन परंपरा को समाप्त करने की साजिशें, हमारा को पथ भ्रष्ट करने की साजिशें, धर्म भ्रष्ट करने की साजिश, चर्बी मिलाकर हमारे प्रसाद में हमारे मन को तोड़ने की साजिशें सब चलती रहेंगी, परंतु हम अपनी धरती से जुड़े रहें। दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि, भीखाजी कामा को, और ईश्वरचंद जी हों या देवीलाल जी, मैं उन सब के चरणों में अपना शीश नवाता हूं, और उनसे सबसे हम सीखने की कोशिश करें, यही आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद सर। बहुत लोग हैं जिनसे हमें सोचने और समझने और उनको करने की आवश्यकता है। आज हमने बात की मैडम भीखाजी कामा जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, और ओशन ऑफ नॉलेज, विद्या के सागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की और देवीलाल जी की। इन लोगों को याद करना है और इनसे हमें सीखना है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, अगले एपिसोड में ऐसे ही महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने फिर आएंगे। नमस्कार।